नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। ओवरहेड यानी जमीन से ऊपर बिजली की तारों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2023-24 के बजट में मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स योजना की घोषणा की गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ब्लू और येलो बॉन्ड की अवधारणा प्रस्तुत की। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की और सरकार पुनर्चक्रित इस्पात का उपयोग करने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ओवरहेड यानी जमीन से ऊपर बिजली की तारों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की तारों को भूमिगत रूप से बिछाने की तकनीकी व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बर्ड डायवर्टर लगाने की सिफारिश की है, जो बिजली की तारों पर लगे फ्लैप्स होते हैं। ये फ्लैप्स एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं और उड़ने वाले पक्षियों को लगभग 50 मीटर दूर से दिखाई दे जाते हैं। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने विद्युत कंपनियों को राजस्थान के थार रेगिस्तान और गुजरात के कच्छ में GIB यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राथमिक तथा संभावित पर्यावास के रूप में सीमांकित क्षेत्रों में कम वोल्टेज वाली सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का निर्देश दिया था। प्राथमिक क्षेत्र बेसिकली ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पक्षियों के पर्यावास के लिए जाना जाता है। वहीं संभावित यानी कि पोटेंशियल रीजन्स वे रीजन्स होते हैं जहां पर पक्षियों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि कैप्टिविटी में पक्षियों का प्रजनन करवाना। हालांकि राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ठोस कदम नहीं उठाए हैं। राज्य सरकारों का ये तर्क है कि ओवरहेड लाइनों को भूमिगत करना महंगा और अव्यवहारिक है। साथ ही इससे सौर ऊर्जा की लागत में भी वृद्धि होगी। इससे हरित समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता कम होगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावासों की बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। इनकी सबसे ज्यादा आबादी राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियों वाले खुले स्थान तथा लंबी घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त पर्यावास स्थल हैं। IUCN में इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्थिति में रखा गया है। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समक्ष और भी कई खतरे हैं, जैसे कि शिकार, पर्यावास को नुकसान, हरित परियोजनाएं जो कि शुष्क घास के मैदानों को जंगली क्षेत्रों में बदल देती हैं। अगली खबर जैव विविधता से संबंधित है। वर्ष 2023-24 के बजट में मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम योजना की घोषणा की गई। मिष्टी योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे और लवण कुंड भूमियों पर मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। ये योजना मनरेगा, कैंपा यानी प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से कार्य करेगी। मिष्टी योजना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये अपरदन को रोकने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने में मदद करेगी। वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करके भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को प्राप्त करने में मदद करेगी। आपको बता दें कि मैंग्रोव लवण सहिष्णु पादप समुदाय हैं। ये समुद्री और स्थलीय पर्यावरण के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके विकास के लिए उपयुक्त स्थितियां हैं उच्च वर्षा, जो कि 1000 से 3000 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए, तापमान की सीमा 26 से 35 डिग्री सेल्सियस और जड़ों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त तलछट के साथ शांत जल होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव आवरण सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये उपयुक्त स्थितियां पाई जाती हैं। इसके अलावा मैंग्रोव वन का निर्माण करने वाली वृक्ष प्रजातियों को मोटे तौर पर ट्रू मैंग्रोव और मैंग्रोव एसोसिएट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ट्रू मैंग्रोव ऐसी प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पनपती हैं और मैंग्रोव एसोसिएट्स तटवर्ती या स्थलीय पर्यावासों में पनपने में सक्षम हैं।
मैंग्रोव संरक्षण के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। भारत कोप 27 सम्मेलन के दौरान मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ था। मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। ये अभियान आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके तहत समाज के सभी स्तरों पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही समाज के सभी स्तरों को इसमें शामिल किया जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की बात करें तो मैंग्रोव से लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों में शामिल हैं लकड़ी। मैंग्रोव का घनत्व इसकी लकड़ी को इमारती लकड़ी और ईंधन का एक मूल्यवान स्रोत बनाता है। वहीं लगभग 120 मिलियन लोग मैंग्रोव के निकट रहते हैं और इस पर निर्भर हैं। इससे उनकी आजीविका चलती है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्य है प्रति वर्ष 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वहीं जलवायु विनियमन की बात करें तो मैंग्रोव की कार्बन भंडारण क्षमता उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि वन की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा है। इसका कारण है मृदा में मजबूत कार्बन भंडारण क्षमता का पाया जाना। वैश्विक मैंग्रोव हानि से प्रतिवर्ष मुक्त होने वाला CO2 ऑस्ट्रेलिया के वार्षिक उत्सर्जन जितना ज्यादा हो सकता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व स्तर पर मैंग्रोव से संबंधित 2000 से ज्यादा आकर्षण हैं, जैसे कि नौका पर्यटन, बोर्ड वॉक, कयाकिंग, मछली पकड़ना आदि। जल शोधन की बात करें तो 2 से 5 हेक्टेयर के मैंग्रोव क्षेत्र 1 हेक्टेयर जलीय कृषि के अपशिष्टों का उपचार कर सकते हैं और साथ ही ये तटीय सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तटीय सुरक्षा के लिए मैंग्रोव का पुनर्स्थापन बैक वाटर जैसे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में 5 गुना ज्यादा लागत प्रभावी है। और अब अगली खबर सेबी से संबंधित है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ब्लू एवं येलो बॉन्ड की अवधारणा प्रस्तुत की है। सेबी ने ब्लू और येलो बॉन्ड की अवधारणा प्रस्तुत करके ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मजबूत किया है। सेबी ने हरित ऋण प्रतिभूतियों के दायरे की परिभाषा का विस्तार करने के लिए 2021 के विनियमों में संशोधन किया है। ये संशोधन सेबी अधिनियम 1992 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेबी गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण संशोधन विनियम 2023 के माध्यम से किया गया है। सेबी हरित ऋण प्रतिभूति को ऐसी ऋण प्रतिभूति के रूप में परिभाषित करता है जिसे नवीकरणीय और संधारणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, सतत अपशिष्ट प्रबंधन जैसी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। नए फ्रेमवर्क के मुताबिक इनको शामिल करने के लिए GDS के तहत परियोजनाओं और परिसंपत्तियों की श्रेणियों का विस्तार किया गया है। GDS यानी ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज। इसके तहत ब्लू बॉन्ड में स्वच्छ जल और जल पुनर्चक्रण सहित सतत जल प्रबंधन के लिए जुटाई गई धनराशि शामिल है। साथ ही इसमें नौवहन, मत्स्यन, महासागरीय ऊर्जा, मानचित्रण आदि सहित संधारणीय समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं। येलो बॉन्ड, इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन तथा इससे जुड़े अपस्ट्रीम उद्योगों और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए जुटाई गई धनराशि शामिल है। और ट्रांजिशन बॉन्ड की बात करें तो इसमें अधिक संधारणीय परिचालनों की ओर संक्रमण के लिए जुटाई गई धनराशि शामिल है। ये भारत के लिए उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के अनुरूप है। नए संशोधन या कदमों का महत्व ये है कि ये कदम ग्रीन माने जाने वाले कार्यों के संबंध में अधिक स्पष्टता प्रदान करता है और इस तरह से ये ग्रीन वॉशिंग को रोकता है। ग्रीन वॉशिंग, जैसा कि हम पहले के कई एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं कि ग्रीन वॉशिंग का मतलब है किसी उत्पाद, सेवा या व्यवसाय संचालन की संधारणीयता के बारे में झूठे, भ्रामक, प्रमाण रहित या अधूरे दावे करना। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं है लेकिन उस पर इको फ्रेंडली होने का लेबल लगा करके या फिर उसकी किसी एक क्वालिटी को एनहांस करके दिखाना और बाकी सारी कमियों को छिपा लेना, ये एक तरीके से ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत आता है। ये संधारणीय वित्त को आकर्षित करने में सहायक है। इसके अलावा ये ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के मौजूदा ढांचे को IOSCO द्वारा मान्यता प्राप्त अपडेट किए गए ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है। IOSCO यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के प्रतिभूति विनियामकों को एक मंच पर लाता है। इसे प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक निर्धारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेबी IOSCO बोर्ड का सदस्य है। अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। इन नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 32 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है। स्वीकृत संख्या संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से निर्धारित की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत करता है। ये नियुक्तियां प्रक्रिया ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के आधार पर की जाती हैं। प्रक्रिया ज्ञापन के तहत केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों का मंत्री CGI द्वारा भेजी गई सिफारिशों पर विचार करता है। और कोलिजियम वो प्रणाली है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है या फिर स्थानांतरण किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें शीर्ष न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। हाई कोर्ट कोलिजियम के अध्यक्ष संबंधित उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। ये कोलिजियम उच्चतम न्यायालय के कोलिजियम को अपनी सिफारिशें भेजता है। कोलिजियम प्रणाली 3 जजेस केस के साथ विकसित हुई है और ये 3 मामले हैं। फर्स्ट जजेस केस 1981 या SP गुप्ता मामला। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकता है और इस तरह से इस मामले में कार्यपालिका को ज्यादा अधिकार प्राप्त हुए थे। दूसरा मामला था सेकंड जजेस केस 1993। इसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की जरूरत है। और इसके बाद आया थर्ड जजेस केस जो 1998 में आया। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। सरकार पुनर्चक्रित इस्पात का उपयोग करने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगी। इस्पात मंत्रालय ने इंटरनेशनल इंडियन मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि वो प्राथमिक इस्पात उत्पादकों को 2047 तक अपने इनपुट का 50% स्क्रैप्ड या रिसाइकल्ड स्टील से प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस कदम का उद्देश्य चक्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वर्तमान में प्राथमिक इस्पात उत्पादन में पुनर्चक्रित इस्पात के उपयोग का स्तर केवल 10% है। कुल 140 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन में पुनर्चक्रित इस्पात का 22.5% योगदान है। स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण संयंत्र में मुख्य रूप से विशाल विद्युत भट्टियां होती हैं। इनमें उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात के उत्पादन के लिए स्क्रैप इस्पात को पिघलाया जाता है। स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये इस्पात उत्पादन क्षेत्र में CO2 के उत्सर्जन को कम करता है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसे बाजारों पर जोर देती है जो उत्पादों को स्क्रैप करने और फिर से नए संसाधनों को निकालने की बजाय उन उत्पादों को दोबारा से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे ऊर्जा और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है और इस तरह से इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है। पुनर्चक्रित किए गए प्रति टन इस्पात स्क्रैप से 1.1 टन लौह अयस्क, 630 किलो कुकिंग कोल और 55 किलो चूना पत्थर की बचत होती है। इससे 2030 तक भारत में 300 मिलियन टन प्रति वर्ष इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये राह उतनी भी आसान नहीं है, इसमें कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करना मुश्किल है कि क्या स्क्रैप स्टील दोबारा उपयोग के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में स्टील स्क्रैप को स्थानांतरित करने और भंडारित करने में कठिनाई आती है। स्टील स्क्रैप के प्रसंस्करण में बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019 की बात करें तो ये सभी प्रकार के पुनर्चक्रण योग्य स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रसंस्करण और निपटान के माध्यम से 6R सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। ये 6R सिद्धांत हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रीडिजाइन और रीमैन्युफैक्चर। ये गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले लौह स्क्रैप के उत्पादन को बढ़ावा देती है। इससे आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट इस बात का परीक्षण करती है कि भारत ने किस तरह से अपनी ऊर्जा संक्रमण रणनीति में कई नीतियों को एकीकृत किया है जो लाइफ पहल के अनुकूल है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ उपायों को अपनाने से 2030 में वैश्विक वार्षिक CO2 उत्सर्जन में 2 बिलियन टन तक की कमी आएगी।
लाइफ उपायों से 2030 में वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं को लगभग 440 बिलियन डॉलर की बचत होगी। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही वैश्विक और G20 देशों की औसत ऊर्जा दक्षता की तुलना में 10% ज्यादा ऊर्जा दक्ष है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया कि भारत को 50 से 100% तक विद्युत कवरेज प्राप्त करने में अन्य मुख्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम समय लगा है। साथ ही लाइफ उपायों द्वारा लगभग 60% उत्सर्जन बचत या तो प्रत्यक्ष प्रभाव से या सरकारों द्वारा अनिवार्य किए जाने से हो सकती है। लाइफ मिशन को भारत के प्रधानमंत्री ने 2021 में COP 26 में प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों को ऐसी जीवन शैली का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है जो कि प्रकृति के अनुकूल हो और उसे नुकसान न पहुंचाए। लाइफ में उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था की बजाय चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन की योजना प्रो प्लेनेट पीपल कहे जाने वाले व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसे बढ़ावा देने की है। प्रो प्लेनेट पीपल का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिनके पास पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक साझी प्रतिबद्धता होगी। लाइफ मिशन को नीति आयोग मार्गदर्शन कर रहा है। इसका कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इसकी अवधि 2022 से 2027 तक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इसे तेल की आपूर्ति में किसी बड़ी बाधा से सामूहिक रूप से निपटने में समन्वय करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और भारत इसका एक एसोसिएट सदस्य है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A। सरकार ने चीन सहित विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित 232 ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को सट्टेबाजी, जुआ और अनाधिकृत ऋण सेवा में संलिप्त होने के कारण ब्लॉक किया है। सरकार ने ये कदम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सरकार कई आधारों पर किसी भी तरह के कंटेंट तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकती है और वो आधार हैं देश की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या फिर लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि USOF वित्तीय वर्ष 2023 के लिए सरकार ने USOF से व्यय अनुमानों को संशोधित करके 3010 करोड़ रुपए कर दिया है। ये राशि 9000 करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान से 200% कम है। USOF संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती मोबाइल और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। इस निधि की स्थापना 2003 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में संशोधन करके एक कानून के माध्यम से की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने औद्योगिक कर्मियों के आवागमन में शामिल जहाजों के लिए एक नया अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोड अपनाया है। ये कोड 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। ये कोड कार्गो जहाजों और उच्च गति वाले कार्गो क्राफ्ट्स को अपतटीय क्षेत्रों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मियों के परिवहन तथा उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए सक्षम बनाता है। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के उपायों के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में इसके 174 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। इस संगठन को 1948 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अपनाए गए एक कन्वेंशन के माध्यम से स्थापित किया गया था। अगला टॉपिक है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। टेलीकनेक्शंस अमंग टिपिंग एलिमेंट्स इन द अर्थ सिस्टम रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से भौतिक रूप से दूर रहते हुए भी आपस में घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जब तापमान में निर्धारित सीमा से ज्यादा वृद्धि के कारण जलवायु प्रणाली के विशाल हिस्से में आए बदलाव स्वतः स्थायी बन जाते हैं, तब क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स बनते हैं। जलवायु प्रणाली के विशाल हिस्से जो टिपिंग पॉइंट सीमा को पार कर जाते हैं, उन्हें टिपिंग एलिमेंट्स कहते हैं। इन परिवर्तनों से मानवता के समक्ष गंभीर प्रभाव पैदा करने वाले आकस्मिक, अपरिवर्तनीय और खतरनाक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ वैश्विक टिपिंग पॉइंट्स ग्रीनलैंड, अमेज़न वर्षा वन, महासागरीय परिसंचरण और तापमान आदि के रूप में पहचाने गए हैं।
अगला टॉपिक है ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड GCRF। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने स्वनियोजित महिला संघ सेवा के साथ साझेदारी में GCRF की घोषणा की है। ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि की वजह से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में कार्य करेगा। सेवा की स्थापना 1972 में इलाबेन भट्ट ने की थी। ये भारत के अहमदाबाद में संचालित एकमात्र सबसे बड़ा श्रमिक केंद्रीय ट्रेड यूनियन है। ये संघ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से निर्धन स्वनियोजित महिला श्रमिकों की आजीविका में सुधार करने के लिए कार्य कर रहा है। सेवा ये काम प्रौद्योगिकी, तकनीकी प्रशिक्षण आदि का उपयोग करके अलग अलग पहलों के माध्यम से कर रहा है। अनाकार बर्फ। वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार की बर्फ का निर्माण किया है। इस बर्फ को मध्यम घनत्व वाली अनाकार बर्फ कहा गया है। ये बर्फ जल के घनत्व और संरचना के समान है। ये जल के रहस्यमय गुणों का अध्ययन करने में मदद कर सकती है, जैसे बर्फ अपने तरल रूप में कम घनत्व वाली क्यों होती है। ये क्रिस्टल का एक असामान्य गुण है। अनाकार बर्फ में जल के अणु अव्यवस्थित अवस्था में संरचित होते हैं। इन अणुओं की अनुस्थिति यानी कि ओरिएंटेशन या अवस्थिति में कोई व्यापक नियमितता नहीं होती है और इस तरह की बर्फ सबसे अधिक अंतरिक्ष, धूमकेतु, अंतरातारकीय यानी इंटरस्टेलर बादलों में पाई जाती है। क्रिस्टलीय बर्फ में जल के अणु ज्यामितीय यानी कि घनाकार या षटकोणीय रूप से दोहराए जाने वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में मौजूद सभी बर्फ क्रिस्टलीय बर्फ के रूप में प्राप्त होती है। अगला टॉपिक है म्यूऑन। वैज्ञानिक चीन के शियान शहर के किले की दीवार का अध्ययन करने के लिए म्यूऑन का उपयोग कर रहे हैं। म्यूऑन उप परमाणुिक कण हैं। इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कण कॉस्मिक किरणों से टकराते हैं। प्रत्येक 1 मिनट में पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग मीटर पर लगभग 10,000 म्यूऑन कण पहुंचते हैं। ये कण इलेक्ट्रॉन से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये आकार में इनसे 207 गुना बड़े होते हैं। लेकिन क्योंकि म्यूऑन के कण भारी होते हैं, इसलिए ये सैकड़ों मीटर मोटी चट्टानों में भी प्रवेश कर सकते हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा कणों के समूह हैं जो अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से थोड़ी कम गति पर यात्रा करते हैं। अगला टॉपिक है खेलो इंडिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलकर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभंकर थीम सॉन्ग और जर्सी को लॉन्च किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है। ये पुनर्जीवन देश में प्रचलित खेलों के लिए एक मजबूत ढांचे का निर्माण करके किया जाएगा। इसके तहत प्राथमिकता वाले खेलों में पहचाने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष की अवधि के लिए हर साल 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला टॉपिक है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को जल्द ही विरासत टैग प्रदान करेगा। इस तरह का गौरव प्राप्त करने वाला ये दुनिया का पहला जीवंत विरासत विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय को 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कला, भाषा, मानविकी, संगीत आदि क्षेत्रों में अन्वेषण के साथ एक संस्कृति केंद्र के रूप में की गई थी। कला, भाषा, मानविकी, संगीत आदि क्षेत्र अलग अलग संस्थानों में परिलक्षित होते हैं। इन संस्थानों की संरचनाएं स्थापत्य की असंख्य अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कालोबाड़ी, मास्टर मोशाई स्टूडियो आदि प्रसिद्ध संरचनाएं हैं। इस विश्वविद्यालय में एक मुक्ताकाश शिक्षा प्रणाली भी है। विश्व धरोहर स्थल उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल भी होते हैं, जो सभी देशों और पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पुरापाषाण काल। गुड़गांव में पुरापाषाण काल की प्रस्तर की नक्काशी की खोज की गई है। इस नवीनतम खोज ने अरावली के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। पुरापाषाण पाषाण काल का सबसे प्रारंभिक चरण है। इस चरण के अधिकांश काल में मानव ने पत्थरों से उपकरण बनाए थे। निम्न पुरापाषाण के दौरान आदि मानव ने विशेष रूप से गोलाश्म पत्थरों से साधारण उपकरण और कच्चे पत्थरों से हस्त कुठार का निर्माण किया था। वहीं मध्य पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषता शल्क वाले औजारों और अग्नि का इस्तेमाल करना है। उत्तर पाषाण काल में ज्यादा परिष्कृत उपकरणों का विकास हुआ था। और इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।